देखो भाई, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, मान लो स्टेबिलिटी का। कुछ क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स दिया है, उसका स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो K4FeCl6, दूसरा K3FeCl6, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यही है K4FeCl6, दूसरा क्या है K4FeCl6। तीसरा स्टेबिलिटी डाटा लिख लो K4FeH2O6, दूसरा लिख लो K4Fe, ये OX लिख लो OX3। ऐसे मान लेते हैं। हमें क्या पता करना स्टेबिलिटी, इसमें कौन स्टेबल होगा, इसमें कौन स्टेबल होगा। इसको K3 कर लो, इसमें +3 कर लो, मान लेते हैं यहाँ पे +3, और यहाँ पे क्या है -3 मान लो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसमें कौन स्टेबल होगा, इन दोनों में से, इसमें से कौन सा स्टेबल है, इसमें से कौन सा स्टेबल है, फटाफट बताओ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिखा जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फाइंड आउट which of the following is, which of the complex is more conductivity। एक क्वेश्चन हमें पता करना स्टेबिलिटी ऑर्डर पे, दूसरा हमें पता करना कंडक्टिविटी पे। यहाँ जैसे एग्जांपल ले लो Ni, ऐसे लिख लो Fe NH2O6 Cl3, Fe H2O5 Cl2.H2O, तीसरा लिख लो Fe H2O3 Cl3.3H2O। चलो यहाँ फटाफट आते हैं, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेबिलिटी ऑर्डर कॉम्प्लेक्स होगा। मान लो ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है, कैसे पता करोगे, बोलो भाई। फिर इसमें कैसे पता करोगे, और फिर यहाँ कैसे पता करोगे। चलो देखते हैं, फटाफट पहले चार्ज निकाल लेते हैं। यहाँ पे चार्ज आएगा +2, यहाँ पे चार्ज आएगा +3। अब देखो ये मेटल जिसपे चार्ज मैक्सिमम होता है, तो चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ चार्ज देखो ज्यादा है, इसी चार्ज को बोलते हो ऑक्सीडेशन नंबर। इसी चार्ज को क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसका चार्ज ज्यादा होता है उस पे चार्ज ज्यादा होगा तो साइज छोटी होती है, और जब चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी जो है, जब चार्ज ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, जब डेंसिटी बढ़ जाती है, जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो आप जो बॉन्ड बनेगा इस आयरन से, ये आयरन और क्लोरीन का बॉन्ड, ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। यहाँ जब चार्ज ज्यादा है इसका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा ये मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा। वही चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज निकालो, यहाँ आएगा +2, यहाँ आएगा +2। अब चार्ज तो सेम आ गया। अब क्या किया जाए, यहाँ पे लिगेंड में साइनाइड है, यहाँ पे लिगेंड में क्लोरीन है। अब क्या किया जाए बताओ भाई। अब तो चार्ज सेम आ गया, और यहाँ पे चार्ज ज्यादा था, हम इसको बोल दिया, बट ये तो चार्ज सेम आ गया। देखो ये HCl तुम्हारा स्ट्रांग एसिड होता है, इसे देखो HCl जो है स्ट्रांग एसिड है, और जो HCl वो वीक एसिड होता है। इसका जो कंजुगेट बनाओगे ना, कंजुगेट, तो स्ट्रांग एसिड का जो कंजुगेट बनेगा Cl- वो वीक होता है, और वीक एसिड का जो कंजुगेट बनेगा वो स्ट्रांग होगा। तो अगर ये स्ट्रांग एसिड है, इसका जो कंजुगेट बनेगा वो वीक बेस बनेगा, और अगर ये वीक एसिड है, इसका जो कंजुगेट बनेगा वो स्ट्रांग बेस बनेगा। और अगर स्ट्रांग बेस होगा तो इलेक्ट्रॉन पे तेजी से दे देगा, और इलेक्ट्रॉन तेजी से दे देगा स्ट्रांग देगा, मतलब तेजी से देगा। जब तेजी से देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड अच्छा बनाएगा, और जब अच्छा बनाएगा ये वाला मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। ये उतना अच्छा नहीं बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब बनेगा दोनों में, बट ये स्ट्रांग बनेगा क्योंकि इसकी बेसिसिटी ज्यादा है। तुम पढ़ेंगे तो लिगेंड, लिगेंड क्या होता है भाई, बेस होता है। क्या होता है, लेविस बेस। बेस का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करना। तो दोनों दे रहा है, बट तेजी से देगा, एक का थोड़ा आराम से देगा। जब स्ट्रांग बेस है तो तेजी से भर देगा इलेक्ट्रॉन, तो मोर स्टेबल हो गया।
अभी यहाँ क्या करोगे, या तो ऑक्सीजन नंबर निकाल लो, ये भी +3, यहाँ भी निकाल लो, ये भी +3। अब क्या किया जाए, आयरन में सब कुछ वही है, अब क्या किया जाए, अब कैसे पता किया जाए। तो देखो यहाँ पे OX है, यहाँ पे तुम्हारा ये मेटल ऐसे मान लो आयरन है, और ये ऐसे वाटर मान लो, ऐसे इस तरह से वाटर से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल को, ये मेटल को ऐसे देखो, ऑक्सीलेट का मतलब ये CaO-, ये O-, और ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, इधर से देने वाला ये नेगेटिव है, इधर से देने वाला ये नेगेटिव। तो यहाँ देखो एक रिंग बन रहा है चिलेशन, और यहाँ कोई चिलेशन नहीं होता है। तो इसमें वो लिगेंड, ये वह कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें चिलेशन होता है, और इस तरह के लिगेंड को बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड, और इस तरह के कंपाउंड को बोलेंगे चिलेटिंग कंपाउंड, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको चिलेटिंग कंपाउंड, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। तो इसमें जब चिलेशन होता है, तुम जानते हो 5 नंबर रिंग बनेगा, पढ़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि जहाँ 5 नंबर रिंग बनता है वो मोर स्टेबल होता है, और यहाँ कोई रिंग नहीं बन रहा है, तो इससे बेटर ये होगा। चलो दूसरा पॉइंट अपने पास चलते हैं, दूसरा इसमें पार्ट है, जो दूसरा पार्ट ये कंडक्टिविटी का है। देखो भाई ये स्टेबिलिटी हमने बता दिया, अब चलते हैं कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जिसमें जितना ज्यादा आयन होगा उसमें उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा तेजी से, जितना ज्यादा आयन बनेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा, ठीक है। जिसमें ये कॉम्प्लेक्स में जितना ज्यादा आयन बनेगा उससे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा। जैसे पहला एग्जांपल ऐसे ले लो, K4Fe(CN6), दूसरा लिख लो K3Fe(CN)। तो यहां जब देखोगे तो टूटेगा 4K+ में, और इस पे आ जाएगा कॉम्प्लेक्स में 4 माइनस से, ये भी होगा 3K+ में, और कॉम्प्लेक्स आ जाएगा माइनस। तो कंडक्टिविटी में क्या देखते हैं, इसके आगे का कोफिशिएंट, यहाँ पे 4 आयन ये है, प्लस इसके आगे क्या होगा, एफिशिएंट, ये 1 होता है, तो 4 + 1 कितना यहाँ पे आयन होगा 5। यहाँ देखो ये 3 है प्लस, इसके आगे 1 होगा, 3 + 1 = 4। ये दूसरा एग्जांपल ये लिख लो, K2Fe(CN6), तो ये टूटेगा 2K+ में, और ये टूट जाएगा ये -2। तो देखो हम चार्ज कौन सा लेते हैं भाई, ये आगे 2 है तो ये 2 ये हो गया, इसके आगे एक कोएफिशिएंट 1 होता है, 2 + 1 ये आ गया 3। दूसरे एग्जांपल ये लिख लो FeCO5। तो देखो यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है, कोई आयन नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आयन है, ये 4 है, ये 3 है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें आयन ज्यादा होता है। तो इसमें आयन ज्यादा है तो मोर स्टेबल होगा, मतलब मोर कंडक्टिव होगा। तुमसे कंडक्टिविटी कुछ क्वेश्चन पूछेगा ये मोर कंडक्टिव होगा, इसका अगर पूछेगा तो लेस कंडक्टिव होगा, ये लिख लो लेस कंडक्टिविटी। अगर नहीं समझ में आ रहा हो बाय द वे तो एनसीईआरटी देख सकते हो, एनसीईआरटी में लिखा है, क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से। ये एग्जांपल लिया है वाटर वाला, ये जो हो रहा है देखो 3 मोल दे देगा AgCl, ये सिर्फ 2 मोल देता है, ये सिर्फ 1 को मोल नहीं देता है। तो इसका रेशियो दिया होगा 1:3, 1:2, ये 1:1 दिया होगा, नहीं इसमें कोई दिया नहीं होगा इस तरह से। तो कंडक्टिविटी में सिर्फ ये आयन देखते हैं, जिसमें जितना आयन होगा उतना ज्यादा कंडक्टिव होगा, जितना कम होगा उतना पुअर होगा। नोट कर लो, देखोगे इसमें कहीं नहीं समझ में आ रहा, कहीं डाउट हो रहा है, तुम फटाफट ये व्हाट्सएप नंबर हमारा है, इसे पूछ सकते हो 9118687298। अगर नहीं समझ में आ रहा कहीं कंडक्टिव क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। तो ये लेक्चर हमारा 3 नंबर था, जिसमें हमने सिर्फ क्या पढ़ा, स्टेबिलिटी के बारे में और कंडक्टिविटी के बारे में, ये मेटल कैसे स्टेबल है और कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग मिलेंगे आपसे तो देखो क्या पढ़ा जाएगा। एक होता है इफेक्टिव डायनेमिक नंबर, वो देख लो कि इफेक्टिव डायनेमिक नंबर क्या है, वो भी देखो हम इसी का निकाल लेते हैं एग्जाम्पल का, ठीक है। देखो इफेक्टिव डायनेमिक नंबर, देखो इफेक्टिव डायनेमिक नंबर बराबर होता है EAN, ये हम यूज करते हैं मेटल के लिए, किसके लिए, मेटल के लिए, होता है Z - ऑक्सीडेशन नंबर + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, ये होता है फार्मूला। Z मतलब एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +4 - 6 2 + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, कितना आ जाएगा 24 + 12 = 36। यहाँ लिख लो 26 - 3 + 2 × 6 23 + 12 = 35।
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से हम उसको निकालते हैं जो नोबल गैस के बराबर हो। यदि निकालने में जो नोबल गैस के बराबर आ जाएगा उसका इफेक्टिव नंबर मोस्ट स्टेबल होता है। हम वही पता करते हैं कि किसका इफेक्टिव नंबर नोबल गैस के बराबर है। जिसका नोबल गैस के बराबर आ जाएगा वो अपना बेटर कंपाउंड होता है। अगर इफेक्टिव नंबर बोलेगा तो आप ऐसे निकाल लेना, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, लिख लो जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ओ एन से ऑक्सीडेशन नंबर और ये सी मतलब कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जितना कोऑर्डिनेट बनेगा उसी दो से मल्टीप्लाई कर दें, उसी बोलते हैं ना 20 कोऑर्डिनेशन नंबर। छाप लेंगे। आगे आपको पढ़ाएंगे आईयूपीएसी। अब पढ़ जाना कि आईयूपीएसी क्या होता है, ठीक है। छाप लो पहले इतना।